आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लास में। आज हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। बस आपको जो है परीक्षा में कैसे लिखना है इसके बारे में बताएंगे, और परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को कैसे आपको लिखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे कि आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या प्रश्न आ सकता है, कुछ गेस कर दीजिए। तो मैं आज खुला चैलेंज के साथ आपको प्रश्न बताऊंगा और आप तैयारी करिए। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं जो प्रश्न बताऊंगा कि वो प्रश्न आएगा। बस आप कैसे तैयार कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कमेंट आप अनर्गल कमेंट ना करिए, अगर काम लायक हो वही कमेंट करिए। बाकी मैं कमेंट अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं सबका आंसर नहीं दे पाऊंगा कमेंट का, क्योंकि समय नहीं है। और मैं जो है अधिक से अधिक चीज़ों को बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 12 का जो जो पेपर है 24 तारीख को है। 2 से जो है 5-15 तक पेपर है। और परीक्षा जो है आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा। 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। 3 घंटा 15 मिनट में प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। देखिए, आप हिंदी को लेके बहुत परेशान है कि कैसे हिंदी पढ़ा जाएगा, क्या होगा, लेकिन हिंदी जो है बहुत ही आसान है आपको पास करना। बस पेपर केवल टेक्निकल हो गया है, आपको केवल उस टेक्निकल चीज़ को समझना है। आप जितना जल्दी उस टेक्निकल चीज़ को समझ जाएंगे, आप पेपर में उतना अच्छा करेंगे। अब टेक्निकल चीज़ में समझना क्या है आपको, कि जैसे मान लीजिए 100 नंबर का प्रश्न पत्र आया, तो मैं कई बार क्लास में बताया हूँ, तो जो 10 नंबर का सवाल होता है वह हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। पहली बात तो एक काम करिएगा कि पेपर में आप कहीं वो रिमार्क मत करिएगा। कोई मान लीजिए कहीं से आपको हिंट मिल गया या आपको याद आ गया, तो जो यूपी बोर्ड का जो पेपर होगा उस पेपर पे कहीं आप रिमार्क मत करिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर है, तुरंत आप रिस्टिकेट हो जाएंगे। ये चीज़। दूसरी ये बात कि किसी भी प्रश्न का आंसर आपको आ गया तो पता चलता है कि कॉपी के पीछे आप कोट कर देते हैं, ये सब बिल्कुल मत करिएगा। तीसरी बात कि पता चले कुछ आंसर आपको आ गया तो खट से आप एडमिट कार्ड पे नोट कर दिए, आप ब्रेंच पे नोट कर दिए, ये सब काम बिल्कुल मत करिएगा। इस जैसे करेंगे तुरंत आप रिस्टिकेट हो जाएंगे। अगर कोई आपको पकड़ लेगा तो फिर आपका साल नुकसान होगा। सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर किसी कोई प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आ रहा है, तो दिमाग में उसको रख लीजिए, हल्का सा जो है एक पेंसिल रखिएगा, हल्का सा आप जो है उस पर डॉट कर दीजिएगा। ऐसा डॉट करिएगा कि सिर्फ आप ही उस डॉट को समझ पाएँ। अन्य कोई जो मतलब क्लास में जो ड्यूटी कर रहा है या बाहर के कुछ लोग आ गए तो वो लोग जो है इस चीज़ को न समझ पाए, केवल आप समझिएगा। एक पेंसिल रखिएगा, हल्का सा डॉट कर दीजिएगा। तो जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है उसमें जो पहला प्रश्न आता है वह हिंदी साहित्य का, जो गद्य साहित्य का इतिहास है, उससे जो है 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं कई बार क्लास में बताया हूं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि इस बार जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो जो 5 नंबर का जो हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, वो आपके जो राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अशोक का फूल है, और रॉबर्ट नरसिंह होम में, और भाषा और आधुनिकता पाठ, इतना पाठ अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इसी पाठ से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी मिल जाएगा। ठीक। अब जो हिंदी साहित्य का जो दूसरा प्रश्न बनता है आपका, प्रश्न संख्या 2, जो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, वो आपका कहीं से और नहीं रहेगा, सीधे सीधे आपका जो है, जो आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ रखे गए हैं, जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका है, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप है, और मान लीजिए आपका वो पाठ है पवन दूतिका के पास से आपका जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, उसके बाद से परिवर्तन कविता है, बापू के प्रत कविता है। ये तमाम जो कविता है, इस कविता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं कई बार क्लास में बताया हूँ और इस सारी बता रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इनको करना होगा, चाहे जैसे भी करें। अब देखिए, बार बार ये आपकी सही बात है कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल है, 10 में 10 मिल सकता है। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, सबसे पहला प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव ही करिएगा। कारण ये है कि आप अगर ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं शुरू में, तो फ़ायदा आपको ये होगा कि थोड़ा सा एग्जामिनर के दिमाग में भी रहेगा कि भाई 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न पे अगर आप नहीं कर पाए तो 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, तो एक बढ़िया इमेज जो है आपको जाएगा, आप मने उस पे जो है एग्जामिनर पे।
तो आप 10 आराम से करिएगा उसको करके। अब जो व्याख्या वाला प्रश्न है, व्याख्या वाला प्रश्न में मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि आपको व्याख्या में सबसे पहले आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है, उसी पाठ से आपको व्याख्या पूछी जाएगी। ये मेरा चैलेंज है, आप इसको जो है करिए। कनेक्ट हुआ है ना? आप इसको जो है वो करिए, जो है राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है उसी पाठ से आपको व्याख्या है, या प्रणाम भाव की ही भूमि लिख लीजिएगा। या तीसरा पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, किसी जन के पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये 3 पैराग्राफ, वॉइस नहीं आ रही इसलिए कि जो है थोड़ा सा नेटवर्क है बंद कर रहा है। थोड़ा सा आप प्रयास करिए, तो मैं नेटवर्क में हूँ जो है। बस आपको करना क्या होगा, गद्य के लिए सिर्फ एक पाठ पढ़ना होगा, मात्र एक पाठ, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से आपको इस वर्ष व्याख्या पूछी जाएगी। और दूसरा पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। यही 2 पाठ मात्र आप पढ़िएगा, कोई तीसरा पाठ मत पढ़िएगा। ये थोड़ा सा आप भी रिस्क उठाइए, हम भी रिस्क, थोड़ा सा आज मैं प्रयास किया हूँ। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो कल मैं पूरा अंसाल्व जब करूँगा, आपको अंसाल्व में सारी चीज़ मैं बता दूंगा। मैं कल से मैं प्रयास करूंगा कि ठीक रहे, नेटवर्क की दिक्कत ना हो। नेटवर्क के लिए दिक्कत हो रही है तो आप लोग मैसेज देख रहा हूँ। 2 पाठ आपको गद्य में पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है, यही 2 पाठ मात्र आपको पढ़ना है, बाकी और कोई पाठ आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप अपनी सुविधा के लिए पढ़िएगा, जिसमें हजारी द्विवेदी का जो पाठ है अशोक के फूल पाठ में ये एक सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। ये पूछा जाता है हमेशा, जो है मैं आपको बता रहा हूं, जो है कि अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर होता है उतना ही रहस्यमय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा में हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई देता है। ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हाफ ईयरली, एनुअल, हर परीक्षा में ये पैराग्राफ दिया गया था। 2 पार्ट से आपको दोनों में से मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद से अब हम जीवन परिचय पे चर्चा कर लेते हैं। गद्य का जो जीवन परिचय है, तो गद्य का जीवन परिचय मात्र 2-3 पढ़िएगा, मात्र आप 3 पढ़िएगा, 3 में तीनों मिलेगा आपको। पहला है आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। अगर आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को छोड़ भी देते हैं तो मात्र आप 2 पढ़िएगा, सिर्फ 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी को और अशोक के हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो है वासुदेव शरण अग्रवाल को, मात्र आप 2 पढ़िएगा, तीसरा मत पढ़िएगा। 2 पढ़ेंगे, आप दोनों में आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए परीक्षा में तो आएगा 3, करना आपको होगा 1। मैं बता रहा हूं कि 3 आएगा। पहला आएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आएगा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को भी छोड़ दीजिए, आप मात्र 2 पढ़िए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को बता रहा हूं, थोड़ा सा ठीक है, आप अभी पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं। भाई हर वो व्यक्ति जो पहली बार ही परीक्षा में बैठता है तो बड़ा संकुचित रहता है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क उठाइए, क्योंकि अब समय नहीं है आपको पूरा किताब पढ़ने का। मैं पूरा किताब पढ़ने के लिए मैं नहीं दूंगा। देखिए अगर आप 2 पार्ट को अच्छे से तैयार किए हैं तो तीसरा पार्ट आप बना ले जाएंगे। पेपर हमेशा टेक्निकल होता है, मैं हमेशा क्लास बताता हूँ, पेपर बहुत टेक्निकल होता है। करना कुछ नहीं है, कुछ भी पढ़े हैं लिख तो पाएंगे ना। लिखने से मतलब है, प्रश्न नहीं छोड़ना है। प्रश्न छोड़ने का मतलब है कि आप आत्महत्या कर लिए। प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्रश्न छूटने का मतलब हुआ कि आप अपना आत्महत्या कर लिए। तो ये सब नहीं करना है। आप बड़े आराम से, बड़े कायदे से 2 प्रश्न तैयार करिए, कुल थोड़ा सा बफरिंग ना हो, नेटवर्क। इसके बाद से गद्य वाला पोर्शन का स्वरूप पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है अशोक के, और वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ना। ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं पद्य वाले पोर्शन में। तो पद्य वाले में थोड़ा सा टेक्निकल है। पद्य वाले में कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो एक्स्ट्रा में आपको ये पढ़ना होगा कि आप सबसे पहले देख लीजिएगा पवन दूतिका। इस वर्ष परीक्षा में पवन दूतिका आएगा, तो पवन दूतिका आप देख लीजिएगा। अच्छा,
पवन दूतिका के साथ पवन दूतिका में जो दूसरा या तीसरा पैराग्राफ है, कविता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उस चीज़ को जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद से ये वाला जो पोर्शन है आपका कैकेयी अनुताप, कैकेयी अनुताप से भी प्रश्न बनता है, तो आप कैकेयी अनुताप को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरा है आपका कामायनी का जो है श्रद्धा सर्ग है, तो श्रद्धा सर्ग अगर मुझे परीक्षा में बैठना होगा, अगर मुझे परीक्षा देना होता तो मैं मात्र 3 ही पाठ पढ़ता, कैकेयी अनुताप और पवन दूतिका और जो है श्रद्धा और मनु का जो पाठ है श्रद्धा सर्ग है, मैं बस यही 3 ही पढ़ता, मैं चौथा मैं नहीं पढ़ता। तो आप भी थोड़ा सा रिस्क उठाइए और बड़े कायदे से जो है मात्र 3 पाठ पढ़िए, बाकी आप लोग कोई और पाठ न पढ़िए, बात समझ रहे हैं ना। और तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आप ऐसे भी देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अच्छा, पेपर आउट सर कर रहे हैं, हाँ तो ये पेपर ही आउट कर रहा, मैं खुला चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पेपर अब बन गया है और बोर्ड ने मेरी बात भी अगर सुनेगा तो प्रश्न चेंज नहीं करेगा। ये पूरा पेपर आउट कर रहा हूँ कि आप, खुला चैलेंज है कि आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़िए, मैथिली शरण गुप्त को पढ़िए और जयशंकर प्रसाद को पढ़िए। 3 प्रश्न में, ये 3 में 3 भी मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 तो मिलना ही है। पढ़ें, मैं इस समय आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि पूरी किताब पढ़िए, बिल्कुल नहीं, मात्र 3 पढ़िए। 3 में आपको 3 मिल जाएगा, नहीं 3 मिलेगा 2 मिलेगा, नहीं 2 मिलेगा 1 तो मिलना ही मिलना है। ये पेपर ही आउट, आप मैसेज कर रहे हैं कि सर पेपर आउट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं पेपर आउट कर रहा हूं, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। कल मैं बिल्कुल वादा करता हूं कि मैं नहीं आएगी और 3 दिन लगातार मैं लाइव क्लास रहूंगा। पूरा आपके सामने ये आंसर पेपर है, मैं पूरा आपको आंसर भी करवा दूंगा, पूरा जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है, जो आप परेशान हो रहे हैं कि सर ये ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल भी मैं पूरा आपको जो है लाइव के साथ लाइव जुड़ के मैं आपको करा दूंगा पूरा बकायदे। मतलब हिंदी में आप कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब पहली बात, आप विद्या विकास अरिहंत और अवतार जितना किताब खरीदे हैं सब फेंक दीजिए, कुछ नहीं पढ़ना उससे। सेलेक्टेड मैं प्रश्न बता रहा हूं, उन प्रश्नों को बस आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के लिए भी मेरे चैनल पे जो कुछ भी वीडियो है जीवन परिचय से संबंधित, व्याख्या से संबंधित, सिर्फ आप उसको देख लीजिए, काम बन जाएगा। क्योंकि आपको मात्र 80 शब्द में ही करने हैं, ज्यादा 100 शब्द बहुत जाएगा तो 90 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं करना है आपको। पता चले पूरा पोथा पढ़ रहे हैं, पूरा 2 पेज में केवल आप जीवन परिचय लिख के चले आए, ऐसे नहीं होगा। 3 घंटे का पेपर है और बहुत सेलेक्टेड करना है, बहुत मतलब बहुत आप सोच समझ के पेपर करना है आपको। आप घबरा के अब आगे नहीं जाना आपको, जो है बात समझ रहे हैं ना। आप देखिए कि 80 नंबर का पेपर है, सॉरी 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे में करना है, प्रश्नों की संख्या 14 है, 14 में कई कई ब्रांच हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जीवन परिचय में बता ही दिया कि यही जीवन परिचय आएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है, और मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का पद्य में हो गया। गद्य में आपका आएगा जो है राष्ट्र का स्वरूप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं 2 ही बता रहा हूं, दोनों आएगा। व्याख्या के लिए मैंने राष्ट्र का स्वरूप बता दिया, अशोक के फूल बता दिया, पद्य में व्याख्या के लिए पवन दूतिका बता दिया, कैकेयी अनुताप बता दिया और कामायनी का बता दिया श्रद्धा सर। बस ये पेपर ही है। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं कहानी पे। कहानी में मात्र आपको 2 कहानी पढ़नी है, मात्र 2 कहानी, पंचलाइट कहानी। और हमको लगता है कि आप पंचलाइट बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। आप हाफ ईयरली दिए हैं, प्री बोर्ड दिए हैं, जैसा कि प्री बोर्ड में और हाफ ईयरली में जैसा प्रश्न बनाया गया था वही प्रश्न पुनः पूछा जाएगा। यहाँ पे बोर्ड में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का जो है उद्देश्य लिखिए। यही 2 प्रश्न बनना है। ये 2 प्रश्न आपको याद है। आप चाहे जिस भी विद्यालय के विद्यार्थी हो, चाहे एमजी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे जुबली के हो, चाहे प्रदेश के किसी भी विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं, अगर आप जुड़े हैं तो बस आपको 2 ही कहानी पढ़नी है और दोनों कहानी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उस कहानी में कुछ बताना नहीं है। पंचलाइट की कहानी सब लोग जानते हैं, गोधन है और झुनिया और क्या क्या है उसकी है, पूरी कहानी आप जानते हैं। बहादुर कहानी का पूरी कहानी आपके दिमाग में है, आप कर ले जाएंगे। बस आपके पास आत्मविश्वास की कमी है। आप बस एक बार कहानी पढ़िए, पूरी कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी और बड़े अच्छे से आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। 5 नंबर का सवाल मैं फ्री में आपको दे रहा हूं।
मैं चैलेंज कर रहा हूं कि यही सवाल आएगा। अर्पित, मैं समझ रहा हूं आपकी परेशानी, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है आपको जो है। इसके बाद से जो सबसे टेक्निकल चीज है वो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपका खंड काव्य है, तो देखिए जो गोरखपुर जिला के हैं उनको त्यागपथी खंड काव्य पढ़ना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूरा प्रदेश स्तर पे लेके बताऊंगा। जैसे कि ये श्रवण कुमार जो खंड काव्य है, श्रवण कुमार खंड काव्य जो है मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिला में जो है श्रवण कुमार ये खंड काव्य पढ़ाया जाता है। और इस खंड काव्य से केवल तो केवल आपको सारांश लिखने के लिए आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। प्रश्नों की संख्या तो 2-3 रहेगी, लेकिन करना तो आपको एक ही है ना। और मुक्ति जो है, मुक्ति यज्ञ जो है, इसमें जो है कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, बलिया, इटावा, लखनऊ, ललितपुर और बिजनौर जिला में ये पढ़ाया जाता है। सत्य की जीत जो खंड काव्य है, यह जो है झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत में पढ़ाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं कि मैंने अभी कल ही देखा, कुछ बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़ना है हम लोगों को। बड़ा ये लगा कि भाई डेली डेली क्लास में बताया जा रहा है कि भाई गोरखपुर जिला के हैं तो आपको त्यागपथिक पढ़ना है, अब बाहरी जिला के हैं तो अन्य जिला का नहीं, इसीलिए मैं सबको बता दे रहा हूँ। जैसे रश्मि रथी है खंड काव्य है, तो रश्मि रथी खंड काव्य वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया या कुशीनगर जिला में पढ़ाया जाएगा। आलोक पर्व जो खंड काव्य है, इसको इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुर, मिर्ज़ापुर और सीतापुर में पढ़ाया जाएगा जो है। त्यागपथिक जो है गोरखपुर, आगरा, जो है गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, जाएगा। मैंने सब पूरा इतना स्पष्ट मैंने आपको बता दिया है, अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल कुछ गोरखपुर वाले ध्यान दें, गोरखपुर जिला में त्यागपथी खंड काव्य आपको पढ़ना है और त्यागपथी खंड काव्य केवल आपको सारांश बस पढ़ना है। प्रथम सर्ग का सारांश, द्वितीय सर्ग का सारांश और तृतीय सर्ग का सारांश, बस 3 सर्ग का सारांश पढ़ना है। तीनों स्तर का सारांश चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा और बड़े कायदे से आप उस नोट करने की जरूरत तो नहीं, आप ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं, केवल उसको पढ़ना आपको जो है, पढ़ लेंगे जो है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर कवर करवा दीजिए, मैं बिल्कुल कवर करवा दूंगा जो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पेपर आउट कर रहा हूं, आप महत्वपूर्ण प्रश्न के चक्कर में ये पेपर ही आउट हो रहा है। यहाँ पे 24 तारीख की शाम को मैं फिर लाइव हूँगा पेपर लेके, आप देखिएगा। जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ मैं दावे के साथ मैं चैनल पे बोल रहा हूँ कि ये पूरा जो है ये पेपर है, ये रिकॉर्डेड है, आप सुन लीजिएगा 24 को जो है। इसके बाद से जो खंड खो आपका है, खंड खो में जो है आपका संस्कृत है और कुछ लोकोक्तियाँ, मुहावरे हैं, ग्रामर है, छंद है, रस है, अलंकार है, पत्र लेखन है और निबंध है। खो वाले पोर्शन में जो आपका संस्कृत है, तो संस्कृत में ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र आपको 4 पाठ पढ़ना है। सबसे पहला पाठ आपका पढ़ना है संस्कृत भाषा या महत्तम, जो कि इस साल बोर्ड परीक्षा में उसी से आपको अर्थ लिखने के लिए आएगा, हिंदी अनुवाद। संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से ही प्रश्न आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ और महामना मालविया, ये जो 2 गद्य के पाठ हैं, यही 2 गद्य के पाठ से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। पहला है मदन मोहन मालविया, दूसरा है संस्कृत भाषा या महत्तम। इन 2 पाठ से परीक्षा में प्रश्न रहेगा हिंदी अनुवाद करने के लिए। और संजोग देखिए कि परीक्षा में 2 पूछा जाता है, करना आपको 1 होता है। और संजोग तो यहाँ पे ये है कि दोनों पाठ से आ रहा है, संस्कृत भाषा या महत्तम और जो है मदन मोहन मालविया से, दोनों से आ रहा है, करना आपको 1 है। इसके बाद से अगला आपका है सुभाषित रत्नानी, जो संस्कृत में जो श्लोक आएगा वो सुभाषित रत्नानी पाठ से आएगा। और सुभाषित रत्नानी पाठ आपको बस उसमें हमको लग रहा है कि मुश्किल से 10 या 15 श्लोक हैं और 10-15 श्लोक में से 2 श्लोक आएगा, 2 श्लोक आएगा सुभाषित रत्नानी से, करना आपको 1 है। एक बार पुनः सुन लीजिए, संस्कृत में संस्कृत भाषा या महत्तम और मदन मोहन मालविया पाठ से प्रश्न बन चुका है, पेपर में मुद्रित हो गया, केवल आपको 24 को जब पेपर खोलेंगे तो आप एकदम कहेंगे कि उसी पाठ से आया है।
और जो श्लोक वाला पोर्शन है उसमें आपका जो है सुभाषित रत्नानि पाठ से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इसके बाद आपको अब लोकोक्तियाँ और मुहावरे मैं क्या बताऊं। लोकोक्तियाँ मुहावरा आपको पता ही है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे आप कर ले जाएंगे, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से जो परीक्षा में आपका प्रश्न बनता है ये बनेगा जो है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। तो संधि विच्छेद के लिए मैं क्लास में मैंने बताया भी है और संधि विच्छेद का मैंने वीडियो दिया भी है। और कल से मैं 3 दिन लगातार जो है जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं 1-1 घंटे का मैं लाइव क्लास लूँगा। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ेंगे, आपको कहीं से नुकसान नहीं होगा। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में बनेगा, चाहे संस्कृत का पोर्शन हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, कुछ भी हो, मैं सब आपको बता दूंगा जो है। और थोड़ा सा मैंने आज तक कभी आपसे नहीं कहा कि वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। कमेंट आप कर रहे हैं, सारे कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, सबके कमेंट का मैं आंसर दूंगा आज रात में जो है। को शेयर करिएगा, वीडियो को रिकॉर्डिंग भी मैं आपको डाल दूंगा जो है। तो ये देखिए जो आपका संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद आपका सबसे पहली बात आपको अयादि संधि तैयार कर लीजिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अयादि संधि से एक संधि आपको मिल जाएगा, जैसे कि दे देगा कि पवन, गायन, गायिका, नायिका, शयन, और यही सब सवाल आपका रहेगा, एक तो मिल जाएगा। दूसरा आपका दे देगा यद्यपि, दे देगा प्रत्येक, दे देगा, और मतलब यण संधि से एक सवाल दे देगा, और जैसे दे देगा विद्यार्थी, देवालय। बहुत आसान आएगा, कर ले जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात के लिए जो अंसाल्व है, मैं 10 साल के पेपर को कल से मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आप जुड़िएगा। आप कल से मैं पूरा आपका सॉल्व करा दूंगा। जितना भी 10 साल के प्रश्न में जितना पूछा गया है बोर्ड में, वो सब मैं कल से मैं करवा रहा हूँ। कल से लाइव रहूँगा, कल से आप देख लीजिएगा। तो संस्कृत में ये संधि में केवल आपको अयादि संधि पढ़ना है, ठीक है। अयादि संधि के बाद से हल्का फुल्का जो है आप देख लीजिएगा, दीर्घ उर्घ आप कर ले जाएंगे, दीर्घ और गुण में कर ले जाएंगे। ये मैं केवल गोरखपुर के लिए नहीं बता रहा, मैं पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद से आप जो है विभक्ति और वचन जो है, विभक्ति और वचन देख लेंगे। तो विभक्ति और वचन में सबसे पहले भाई आप देखिए, राजा का आपको रूप तो याद करना होगा। अगर आप राजा का रूप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि राजा का जो है प्रथमा विभक्ति जो है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का एक वचन का आप याद कर लें। एक वचन का याद कर लें और बहुवचन का याद कर लें, आपका हो जाएगा जो है, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि टाइम क्या रहेगा। टाइम कल आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा और मैं आज ही व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। टाइम वही 8 बजे का रहेगा। आज थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत हो गई है, जो है कल से नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे जो है। इसके बाद से अगला प्रश्न आपका बनता है जो है शब्द युग्म। तो शब्द युग्म जैसे अंश, अंश, जलद, जलद, समझ रहे हैं ना। तो ये आप कर ले जाएंगे, इसको भी मैं कल से करवा दूंगा आपका शब्द युग्म। शब्द युग्म में ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं होता है, बस केवल आप पढ़ेंगे और पढ़ के मार ले जाएंगे। ये चीज़ मैंने वीडियो बना के डाला है, आप देखेंगे। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें सेलेक्टेड बता दूं कि ये क्या आएगा, तो थोड़ा सा इसे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। इतना रिस्क लेना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा रिस्क लेने में अक्सर दुर्घटना हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कल वाली क्लास में उससे मैं रिस्क लेके बताऊंगा। गिन के मैं 10 दूंगा, 10 में 2 आपको मिल जाएगा। बस एक दिन का मुझे मौका दीजिए, मैं पूरा अंसाल खंगार के 10 प्रश्न पे मैं चर्चा करूंगा, 10 में से 2 मिल जाएगा शब्द युग्म। और अनेकार्थी जो शब्द है, अनेकार्थी जो 2 नंबर का सवाल बनता है, इसमें भी आप 2 करना होगा। मैं इसमें भी 10 गिन के दूंगा कल, और कल भी मैं 8 बजे आऊंगा लाइव और कल मैं दूंगा, आप कल कर ले जाएंगे। बस 2 आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद से तीसरा जो प्रश्न बनेगा, इसमें निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करिए। जैसे दे देगा कि जो अधिक उपकार करने वाला हो, अधिक जानने वाला हो, जिसका पति मर गया हो, जिसकी पत्नी मर गई, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। इसमें भी मैं आपको 10, इस पूरे अंसाल से छांट के मैं 10 दूंगा। उस 10 में से 1 या 2 आपको मिल जाएगा। 2 तो मिलेगा, करना आपको एक ही है।
व्याकरण के लिए बिल्कुल आप चिंता न करिए। बार बार आप मैसेज कर रहे हैं कि सर व्याकरण के लिए बता दीजिए। अच्छा, सुभाषित रत्नावली में कौन सा श्लोक पढ़ना है? 16 दिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल 16 दिया है, तो मैं कल की आप क्लास करिएगा। एक्चुअली आज मैं सिर्फ आपको, आपके मन में जो डर है ना परीक्षा का, मैं परीक्षा का डर समाप्त करने के लिए आज क्लास लिया हूं। कल जो पेपर मैं खुल के बता दूंगा कि सुभाषित रत्नावली में कौन सा श्लोक रहेगा, कल मैं करा दूंगा बेटा। बस आपके मन में जो परीक्षा का जो ये डिप्रेशन टाइप का है ना, इसको दूर हटाइए। हिंदी बहुत आसान है, हिंदी आपकी मेरिट बनाएगी। जैसे आप हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में पाते हैं 100 में 100, 90, 95, वैसे ही आप बोर्ड में करके आएंगे इस साल, ये मेरा वादा है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। इसके बाद से जो है वाक्यों की जो शुद्धि करना है, वाक्य शुद्धि करना है, तो वाक्य शुद्धि में थोड़ा सा भाई, तो ये आपको उसमें वाक्य शुद्धि करने के लिए आपको लिंग, वचन, कारक, ये सब जानना होगा। अच्छा ठीक है, मान ली समय नहीं है तो इतना पढ़ने का, भाई मुझे पता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तमाम तरह की चीज़ें पढ़नी है, जो है ये कॉमर्स वालों को पढ़ना है, लिटरेचर वालों को पढ़ना है, तो मैं आपको कहूँगा कि इधर कुछ नहीं जानना है। गिन के सेलेक्टेड कर मैं 10-15 दूंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है? इतना मैं आपके लिए सुविधा दे दूंगा, जो है ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद से बार बार मैसेज किसी ने किया है कि सर रसचंद अलंकार तो बहुत बेवफा है, तो बेवफा नहीं है रसचंद अलंकार। रसचंद अलंकार आपको नंबर दिलाता है, रसचंद अलंकार। तो रसचंद अलंकार में करना क्या होगा, देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में मात्र 5 रस पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में 5 रस पढ़ना है। श्रृंगार रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, हास्य रस पढ़ना है, वीर रस पढ़ना है, अब बेटा शांत रस पढ़ना है। परीक्षा में कितना पढ़ना है आपको? 5 पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा। जो अभी किसी ने कहा है कि रसचंद अलंकार बड़ी बेवफा है, ये तो बेवफा नहीं है, बेवफा शब्द का प्रयोग ना करिए भाई मैसेज के माध्यम से। लाइव का टाइम क्या रहेगा, वो मैसेज कर दिया जाएगा, 8 बजे का टाइमिंग रहेगा। बाकी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे दिया जाएगा या टेलीग्राम के माध्यम से, 8 बजे का टाइम रहेगा, ठीक है? मैं अलंकार ही बताता हूँ, अलंकार ही बताऊंगा अभी। सबसे पहले 5 रस पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। एक पढ़ना है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। 5 रस हुआ। परीक्षा में 2 रस पूछा जाएगा और करना आपको 1 है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में 2 रस पूछा जाएगा, करना आपको मात्र 1 है। अब बताइए, श्रृंगार रस की परिभाषा तो कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, करुण रस की परिभाषा कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, हास्य रस की हास्य रस भी कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा थोड़ी है। अच्छा, आपको इसमें भी सेलेक्टेड चाहिए तो सेलेक्टेड इसमें मैं बता रहा हूं कि श्रृंगार रस पढ़ लीजिए, श्रृंगार रस ही परीक्षा में आएगा और करुण रस आएगा, यही 2 रस आपको परीक्षा में मिलेगा, श्रृंगार और करुण। अब इसमें करना क्या होगा कि श्रृंगार का एक आप उदाहरण तैयार कर लीजिए और करुण रस का एक उदाहरण तैयार कर लीजिए, खूब सुंदर सा स्पष्टीकरण के साथ। ये दोनों परीक्षा में लिखा हुआ है, इस दोनों में से आपको एक मिल जाएगा। ये दोनों पेपर में आ रहा है, श्रृंगार भी आ रहा है और करुण भी आ रहा है, यही 2 पढ़ना आपको है। दोनों तैयार कर लीजिए, जैसे भी हो, दोनों में एक आपको मिल जाएगा। श्रृंगार और करुण में पढ़ना तो 5 है, परीक्षा में आएगा 2, करना आपको होगा 1। और इस साल के प्रश्न पत्र में जो है 2 आ रहा है, श्रृंगार और करुण। अब दोनों में से आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, ठीक? कल मैं स्पष्टीकरण भी कैसे किया जाता है मैं कल वाले क्लास में मैं बताऊंगा। आज मैं केवल थोड़ा सा आपके मन से जो है जो डर है वो डर मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूं। अलंकार, अलंकार में देखिए 2 तरीके का अलंकार आता है, एक श्लेष मतलब एक शब्दालंकार से और एक अर्थालंकार से। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि जो सबसे पहली बार हिंदी किताब उठाएंगे, जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं कि पहली बार, जैसे 24 को पेपर है ना, तो वो 23 तारीख की रात वो किताब पलटेंगे, 23 तारीख को रात को किताब पलटेंगे और सुबह जाएंगे चलेंगे परीक्षा दे देंगे। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, वे विद्यार्थी क्या करें, केवल शब्दालंकार पढ़ लें, केवल शब्दालंकार। शब्दालंकार में जैसे कि अनुप्रास या मक्सलेस, ये उन विद्यार्थियों के लिए है कि जो परीक्षा के कुछ घंटा पहले जो किताब पलटते हैं, यह उनके लिए है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 पढ़ लें, उनका काम चल जाएगा। काम नहीं चल जाएगा, वो दौड़ जाएंगे बहुत स्पीड में। अनुप्रास, यमक, श्लेष, क्योंकि परीक्षा में 2 अलंकार आता है, करना आपको 1 है।
अच्छा, एक आता है शब्दालंकार से और एक आता है अर्थालंकार से। शब्दालंकार में आएगा अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो ये दोनों लोगों के लिए, जो पढ़ने वाले हैं और जो नहीं पढ़ने वाले हैं। केवल आप शब्दालंकार पढ़ लें, परीक्षा में बड़ी अच्छे से आप कर लेंगे। और थोड़ा सा जो ठीक ठाक विद्यार्थी हैं, जो अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉपी में अपना अच्छा इमेज दिखाना चाहते हैं, वे लोग जो भैया अनुप्रास, वे लोग जो है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पढ़ लें। भाई दोनों ऑप्शन है। कमजोर विद्यार्थी के लिए शब्दालंकार है, और थोड़ा सा जो तेज तर्रार विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है भाई अर्थालंकार है, वे अर्थालंकार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा चॉइस आपके ऊपर है, और नहीं तो अनुप्रास, यमक और श्लेष। हम कहेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष ही पढ़ लीजिए, वहाँ विद्वता दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप कर ले जाएंगे। अनुप्रास में ब्रोडलो की आवृत्ति होती है, उसमें एक ही शब्द दो बार आता है, दो अर्थ हो जाता है, उसमें तीन अर्थ निकलता है, बस हो गया अनुप्रास शब्दालंकार, ये आप कर ले जाएंगे। इसके बाद से अभी छंद है। छंद में देखिए, छंद बड़ा टेक्निकल चीज है। छंद में आपको 4 छंद पढ़ना है। 4 छंद में आपको 2 छंद परीक्षा में आएगा, करना एक है। तो आप दोहा तो शुरू से आप पढ़ते आए हैं कि दोहा का जो है पहले और तीसरे में जो है 13-13 मात्रा हो जाती है, दूसरे और जो है चौथे में 11-11 मात्रा हो जाती है, हो गया दोहा। सोरठा इसका उल्टा हो गया। सोरठा में पहले और तीसरे में जी 11-11, दूसरे में और चौथे में 13-13 मात्रा, सोरठा भी हो गया भैया। लो भैया, अब बचा चौपाई। तो चौपाई में क्या है, चौपाई के 4 चरण होते हैं, यह सममात्रिक छंद है, और चारों चरण में बराबर बराबर मात्रा होती है, हो गया चौपाई। क्या इसमें दिक्कत है, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो अब इसमें आप ये कहे कि सर आप ये बता दीजिए क्या आएगा, तो मैं खुलेआम कह रहा हूं कि कुंडलियां छंद आएगा और दोहा सोरठा में से कोई एक रहेगा। कुंडलियां थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। कुंडलियों के 6 चरण होते हैं। शुरू के जो 2 चरण होता है वो दोहा होता है, अंतिम का 4 चरण जो होता है वह रोला होता है। दोहा जहां समाप्त होता है, कुंडल रोला का वहां से जो है प्रारंभ होता है। तो ये सब चीजें हैं, ये आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उन विद्यार्थी के लिए बता रहा हूं जो पहली बार किताब पलटेंगे, तो केवल दोहा और सोरठा पढ़ने काम चल जाएगा उनका। अच्छा, उदाहरण के लिए आप पूछ रहे हैं, तो उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया है, आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का श्री गुरु चरण कर देंगे तो दोहा हो जाएगा, और जय हनुमान ज्ञान करेंगे तो आपका चौपाई हो जाएगा। आप कहीं मत उठाइए, वहीं उठा लीजिए। अच्छा है, गुरु गोविंद दोहु खड़, ये आप कर लेते हैं, ये यहाँ से कर लेंगे। या मेरी बहु बाधा आरो राधा नागर सो, ये क्या होगा, ये जो आपका दोहा हो जाएगा। थोड़ा सा सोरठा थोड़ा सा टेक्निकल है, और कुंडलियाँ थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बस 2 ही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कर लिए कुंडलियाँ पे, अगर बढ़िया नंबर पाना है तो। और नहीं पाना है तो दोहा चौपाई चलेगा। इस वर्ष की परीक्षा में देखिए, दोहा आ रहा है, चौपाई भी है, दोहा आ रहा है, सोरठा और कुंडलियाँ आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो आपको ये करना है, दोहा या सोरठा में से एक, और कुंडलियाँ। इसके बाद से जो अगला प्रश्न आपका बनेगा, ये है पत्र लेखन का। ये पत्र लेखन का है, और इस पत्र लेखन में हमें लग रहा है कि भाई जो एमजी के विद्यार्थी हैं, जो जितने सेक्शन को पत्र लेखन बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत पत्र लेखन उनको बताया है कैसे पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन में 2 तरीके का पत्र लेखन आएगा परीक्षा में। पहला रहेगा नियुक्ति के लिए पत्र लेखन। नियुक्ति के लिए पत्र लेखन, तो 2 तरीके का पत्र लेखन आता है नियुक्ति में। एक आएगा लिपिक पद के लिए, किसी निकटवर्ती इंटर कॉलेज के प्रबंधक को पत्र लिखिए लिपिक पद के लिए, या अपने निकटवर्ती किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक को पत्र लिखिए, वहां पे लेक्चरर का पद खाली है किसी विषय में, तो उसके लिए। ये 2 जो है नियुक्ति के लिए आता है। एक का फॉर्मेट अगर आपको पता है तो दूसरा का फॉर्मेट आप बना लेंगे। सर कुंडलियां का भाई आपको तो मैं बता दिया ना कि आदित्य जी मैसेज कर रहे हैं कुंडलियां, तो कुंडलियां में शुरू का तो 2 चरण होता है, वो दोहा होता है, और अंतिम का जो 4 चरण होता है वो आपका रोला होता है। बात समझे। अभी मैं आता हूं, अभी चर्चा कर दूंगा, पहले मैं ये बता दूं आपको। तो जो आपका ये आएगा पत्र लेखन आएगा, पत्र लेखन थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल होता है। अच्छा, आप ये देखिए ना, आपका जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र है,
उस 100 नंबर के प्रश्न पत्र में सबसे ज्यादा नंबर आपको निबंध में 9 नंबर, इसके बाद से पत्र लेखन में अकेले 6 नंबर ये देता है। अगर नंबर की संख्या, अगर नंबर ज्यादा नंबर का सवाल है, मतलब कि इस प्रश्न की गंभीरता है, और इस प्रश्न की गंभीरता को समझते हुए इस प्रश्न को करना आपको। अगर 6 नंबर का केवल पत्र लेखन है, मतलब कि बहुत बड़ी बात है। साहित्यिक परिचय कौन सा आएगा? आकाश सिंह आप लास्ट में जुड़े हैं, मैं बता दिया हूं। पुनः मैं अभी जब लास्ट में, जब मैं समरी, जब मैं अभी मैं समापन करूंगा तो पुनः मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर जितना जो भी सवाल कि सवालों का जो है नंबर ज़्यादा होता है, मतलब कि वो बहुत टेक्निकल पेपर होते हैं, टेक्निकल सवाल होता है। जैसे कि टेक्निकल में ये कि जैसे पत्र लेखन आप करेंगे तो पत्र लेखन का पूरा ड्राफ्टिंग आपको दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ महोदय लिखना है, कहाँ सेवा में लिखना है, कहाँ विषय लिखना है, और स्टार्टिंग कैसे करना है, विषय का विस्तार कैसे देना है, फिर समापन कैसे करना है, फिर जो हमको वो बायोडाटा कैसे बनाना है। मान लीजिए आप नियुक्ति के लिए लिख रहे हैं, किसी निकटवर्ती इंटर कॉलेज के प्रबंधक को आप पत्र लिख रहे हैं, प्रवक्ता का पद खाली है। मान लीजिए आपके पास सारी डिग्री है, एमए है, बीएड है, नेट क्वालिफाई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ाना चाहते हैं, अनुभव है, तो मान लीजिए आप प्रबंधक को क्या पत्र लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आप आज मान लीजिए आप इस समय पास हो गए हैं, आपको नौकरी करना है, आपके बगल में कोई इंटर कॉलेज है, वहाँ पे कहा जा रहा है भैया आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और आइए पढ़ाइए आप। तो सोचिए कैसे पढ़ाएंगे आप, क्या पत्र लिखेंगे? वही बात मैं कह रहा हूं कि प्रश्न की गंभीरता को समझिए। प्रश्न अगर 6 नंबर का सवाल है तो वो अपने आप में बहुत गंभीर है, उसकी गंभीरता को समझ के उसके प्रश्नों को हल करिए। जो है नियुक्ति के लिए कह रहा है, तो नियुक्ति अगर मान लीजिए आप क्लर्कियल पद पे जाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे क्लर्कियल पद पे अपना पत्र? आप उस चीज को समझिए ना। तो अब देखिए, समझने का तो समय है नहीं, बात सीधी सीधी बात है। 4 दिन बाद परीक्षा है, तो सीधे किताब में दिया हुआ अरिहंत चाहे बालाजी बालाजी या एचएम पब्लिकेशन, कोई भी किताब अगर आप है बालाजी में है तो तुरंत उसको पलटिए पीछे का और देखिए कैसे फॉर्मेट दिया, उसको रट्टा मार जाइए। या जो नोट्स खोलिए, जो नोट्स मैंने लिखवाया है उसको पीछे खोलिए और रट्टा मार जाइए कैसे क्या करना है। नियुक्ति के लिए हो गया। दूसरा आपका प्रश्न बनता है क्या कि अपने मोहल्ले में सब गंदगी फैली है, उसकी सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र या उससे संबंधित जो उच्च अधिकारी हैं उनको पत्र लिखने के लिए। तो मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि आप जिस मोहल्ले में हैं उस मोहल्ले में बहुत गंदगी है, या जल जमाव भरा हुआ है, या मच्छरों का बहुत प्रकोप हो गया है, डेंगू हो गया, डेंगू हो रहा है, या उस मोहल्ले में कुछ ऐसे डकैत आ गए हैं या चोर आ गए हैं जो रात्रि में जो है किसी का सामान चुरा ले जा रहा है, मतलब जो समस्या हो रही है उस मोहल्ले में आपको, तो उसके लिए आप अगर जागरूक हैं अगर, तो अधिकारियों को कैसे पत्र लिखेंगे, बस ये चीज़ समझना है। मैंने शुरू में बताया कि प्रश्न 6 नंबर का है, मतलब कि आपको इसमें मेहनत, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उस प्रश्न को करने में, ठीक है? तो अगर आप उसको देना चाहते हैं अपने उच्च अधिकारी को, तो कैसे लिखेंगे उच्च अधिकारी को पत्र, ये आपको करना होगा। आप ये कर लेंगे, ये कुछ खाली हल्का फुल्का फॉर्मेट जानिए। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मेट अगर आपका सही है ना तो मैटर आप तो बना लेंगे, सबके पास मैटर है, बस फॉर्मेट को समझना है। ये उन लोगों के लिए दिक्कत है जो पहली बार किताब खोलेंगे परीक्षा के कुछ घंटे पहले या 1-2 दिन पहले, ये उनके लिए दिक्कत है, वो नहीं कर पाएंगे सवाल को। ये वही विद्यार्थी कर पाएगा जो डेली क्लास किया हुआ है और या 2 साल से लगातार 11-12 में पढ़ा है, वही इस सवाल को कर पाएगा। बाकी मैं जो भी बात कह रहा हूँ, ये जो नए विद्यार्थी हैं बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि ये पत्र कैसे लिखना है। पत्र का मैं बार बार बता रहा हूँ कि फॉर्मेट अगर सही है पत्र का तो आपको नंबर मिलेगा, फॉर्मेट गलत है, मैटर ठीक है तो आपको नंबर कटेगा आपका। फॉर्मेट सही करना है, फॉर्मेट के लिए किताब में आप देख लेंगे, जो है किताब में दिया हुआ है, नहीं तो वो नोट्स में जो मैंने नोट्स आपको बनवाया है उस नोट्स में देखिएगा, ठीक है? इसके बाद आपका आता है एक और पत्र लेखन आएगा कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को
आप पत्र लिखिए, जैसे ऋण लेने के लिए। जैसे मान लीजिए आप आपको दुकान खोलना है, आप स्टेशनरी की दुकान खोलनी है, पेन कापी पेंसिल की दुकान खोलनी है, तो इसके लिए आपको जो है बैंक से ऋण लेना है। तो आप कैसे आप लेंगे? या मान लीजिए आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, ठीक है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है, अब आप 12वीं पास कर लिए, ग्रेजुएशन में आपको कहीं जाना है, आपको जो है पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक में कैसे आप अधिकारी को पत्र लिखेंगे? कैसे ऋण, आप मान लीजिए आपको ऋण लेना हो तो कैसे पैसा मांगना हो बैंक से, तो कैसे मांगेंगे, कैसे समझिए सरल शब्दों में। तो उसका कुछ प्रारूप तैयार होना चाहिए आपको। तो वो मैंने नोट्स में करवाया है, आप कर लेंगे, इसका मतलब कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। देखिए प्रश्न, जो भी प्रश्न जितना नंबर का होगा उसमें वजन ज्यादा होगा, आपको उसको उसके हिसाब से करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप का हो गया। इसके बाद से आता है आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर जो है आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। तो निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा, ये चीज़ बड़ा आपका थोड़ा सा टेक्निकल है, निबंध। तो निबंध में देखिए आपका निबंध का टॉपिक भी निर्धारित किया गया है कि निबंध कहाँ से आएगा। तो निबंध में आपका जो है विज्ञान है, वाणिज्य है, कृषि है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना है, और जनसंख्या है, स्वास्थ्य शिक्षा है, और पर्यावरण है। तो इसमें से आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि निबंध कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहली बार तो आप थोड़ी सी नई शिक्षा नीति पे आप निबंध देख लीजिएगा, एक कोरोना काल पे निबंध देख लीजिएगा। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, थोड़ा सा कोरोना पे आप और ये तो आउट प्रश्न है कि जनसंख्या और पर्यावरण, ये तो आएगा ही आएगा और आप कर भी ले जाएंगे, जनसंख्या और पर्यावरण, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, इसके बाद से आपका आ सकता है जनसंख्या, पर्यावरण और बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी पे सवाल बन सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, पहला बेरोजगारी, दूसरा जनसंख्या या पर्यावरण, नई शिक्षा नीति और कोरोना। ये चार टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। ये चार टॉपिक में आपको दो टॉपिक तो मिल ही जाएगा, बस चार पे आपको निबंध तैयार करना है। देखिए निबंध 9 नंबर का सवाल है। निबंध में आपको समय देना है। आप करते क्या हैं, निबंध पे आप 5 मिनट समय देते हैं या 10 मिनट समय देते हैं, ये आपका सबसे कमजोर पॉइंट है। निबंध पे आपको पूरा समय देना होता है, कम से कम निबंध पे आप 15 मिनट या आधा घंटा समय दीजिए। 9 नंबर का प्रश्न है, निबंध के लिए आपको 4 से 5 पन्ना भरेंगे, तब जाके 9 नंबर में 7 नंबर 8 नंबर मिल सकता है। और कर सकते हैं आप, क्योंकि पेपर जो है बहुत टेक्निकल है, सब ऑब्जेक्टिव है, कुछ रिटर्न नहीं है, रिटर्न बहुत कम है। तो आप निबंध पे नंबर उठा सकते हैं, जितना नंबर चाहें उतना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नंबर आप गेन कर सकते हैं जो है। ये 14 नंबर का 14 जो प्रश्नों का मैंने पूरा एक आउटलाइन आपको दे दिया। बस अब मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो अभी जो जितने लोग नए जुड़े हैं और लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर एक बार बता दीजिए, तो मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि जो आपका 10 नंबर का हिंदी साहित्य का ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, कल से 3 दिन लगातार मैं लाइव क्लास लूंगा। उस क्लास में ये पूरा जो अंशाल पेपर है, ये पूरा अंशाल पेपर मैं कराऊंगा। इस अंशाल पेपर में जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा आपको मिल जाएगा। बड़े ध्यान से आप 1 घंटे का क्लास रहेगा, आप करिएगा। आपका हिंदी में जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल आता है वो मैं करा दूंगा 3 दिन में। मान लीजिए बाय द वे अगर आप क्लास नहीं कर पाते हैं, तो जो भी आपके गद्य और पद्य में जो भी पाठ निर्धारित किया गया है, उस पाठ से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है किताब में दिया हुआ है, सब आप पढ़ लेंगे, आपका मिल जाएगा। इसके बाद से जो प्रश्न संख्या 3 बनेगा गद्य वाला, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से आपका व्याख्या और अशोक के फूल पाठ से व्याख्या, यही 2 पाठ से व्याख्या आएगा। पेपर में छप चुका है, केवल आपको बस लिखना है बस। और जीवन परिचय के लिए, मतलब साहित्यिक परिचय के लिए जो है वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही 2 बस आप पढ़िएगा, यही दोनों में दोनों मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो है हाँ, क्लास का टाइम 8 बजे से ही रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा आज नेटवर्क की दिक्कत हुई है, कल बिल्कुल नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। मैं आज नहीं समझ पाया हूँ कि नेटवर्क की दिक्कत होगी, मैं थोड़ा सा नेटवर्क बाद में जाके सही हुआ है।
इसके बाद से जो अगला आपका बनेगा पाठ मतलब जो चौथा प्रश्न है वो पद्य का है। तो पद्य में पवन दूतिका से प्रश्न रहेगा, कैकेयी अनुताप से रहेगा और जयशंकर प्रसाद से। तीन में से दो रहेगा। तो मैं कहूँगा कि आप तीनों पढ़ लीजिए। कैकेयी अनुताप कठिन नहीं है, बहुत आसान है। कठिन पवन दूतिका और जो है जयशंकर प्रसाद की कमायनी है, ये थोड़ा सा कठिन है। और मान लीजिए अगर आप बहुत पढ़ना चाहते हैं तो जो अभिनव मनुष्य है, आप अभिनव मनुष्य को पढ़ सकते हैं। जो सावधान मनुष्य वो आ सकता है, मैं कल बताऊंगा आपको। इसके बाद से यहाँ आपको जीव साहित्यिक परिचय के लिए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय, मैत्री शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय और जो है आप देख लीजिएगा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। बस तीन ही पढ़िएगा और कुछ नहीं। ये तीन में तीनों परीक्षा में है यार। प्लीज़ कम से कम तीन तो पढ़ लो, नहीं तीन तो दो पढ़ लेना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बस अभी मत करना कि एक पढ़ लो और पता चले न आए तो 24 तारीख को जो है मैं जब लाइव क्लास लूँ तो कह दो कि सर आप तो गलत बता दिए। तो ऐसा काम नहीं, ठीक है ना। ईमानदारी के साथ थोड़ा सा जो है पढ़िए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए अब देखते हैं जो है इसके बाद से कहानी वाला। तो मैंने बता दिया ना कि पंचलाइट और बहादुर कहानी वही आएगा, एकदम सड़ा हुआ सवाल है। ये आउट प्रश्न है, ये कक्षा 12 का आउट प्रश्न है। पंचलाइट और बहादुर कहानी कुछ नहीं है इसमें, केवल सारांश पढ़ लीजिए हो जाएगा आपका। अब ध्रुव यात्रा छोड़ दीजिए। ध्रुव यात्रा पे हम कह रहे हैं कि जब हमको ऑलरेडी पंचलाइट कहानी पेपर में छप गया तो ध्रुव यात्रा हम क्यों पढ़ने जाए भैया। हम केवल पंचलाइट और बहादुर पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बात खत्म। इसके बाद से आते हैं भाई जो गोरखपुर जिला वाले हैं, मैं उनको बता रहा हूँ त्यागपथिक का केवल सारांश पढ़ना है, केवल सारांश त्यागपथिक का, बस हो गया काम खत्म। संस्कृत में बता रहा हूं कि संस्कृत भाषा या महत्तम ही आएगा, यही पेपर में छपा है, संस्कृत भाषा या महत्तम। और सुभाषित रत्नान और अधिक पढ़ना है तो मदन मोहन मालवीय। मात्र 3 पाठ पढ़ना है, ये 3 में से तीनों परीक्षा में है भाई। अब जैसे 2 आता है करना 1 है, तो 1 रहेगा संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से और 1 रहेगा आपका जो है मदन मोहन मालवीय पाठ से। एकदम जैसे लग रहा है कि पेपर ही चल रहा है, 100% ये पेपर ही है। आप ये करिएगा और मदन मोहन मालवीय को छोड़ दीजिएगा। फिर आइएगा जो है सुभाषित रत्नानी का जो 16 या 15 जो है, उसी 16 या 15 में से आपको 2 मिलेगा और बड़े आराम से सुभाषित रत्नानी बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके सर पे जो भूत सवार है ना इस समय, उस भूत को निकाल के बाहर कर दीजिए। हिंदी बहुत आसान है और हिंदी आपकी मेरिट बनाएगी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मतलब आप 70-80%, 90% अंक से पास हो जाएंगे हिंदी में, अगर बढ़िया नंबर आ गया तो। आप हिंदी के लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं हिंदी करा दूंगा आपको। इसके बाद से लोकोक्तियाँ मुहावरे कर ले जाएंगे भैया। श्री गणेशाय नमः ये क्या होता है इसका लिखिए, जो है ये सब आप कर ले जाएंगे लोकोक्तियाँ मुहावरे। इसके बाद से शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द और वाक्य विन्यास, इसको मैं कल से इस अंशाल्प को मैं करवाऊंगा। कल से आप जब से मैं ये अंशाल्प करवाऊंगा तो आप करिएगा, आपका बड़े आराम से हो जाएगा। जो है इसमें कोई बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं सोचना इसमें। इसके बाद मैं पत्र लेखन बता दिया कि पत्र लेखन में क्या क्या पत्र लेखन आपका आएगा जो है। और इसके बाद आपको मैं ये भी बता दिया कि बस श्रृंगार रस करुण रस आएगा, अनुप्रास यमक श्लेष आएगा, दोहा सोरठा और कुंडलियाँ आएगा, और जनसंख्या, पर्यावरण और नई शिक्षा नीति, कोरोना काल, कोरोना एक वैश्विक महामारी, ये वाला टॉपिक। और आप देख लीजिएगा स्वास्थ्य शिक्षा या प्रिय विद्या या प्रिय जो है साहित्यकार। बस ये कुल मिला जुला के आपका इतना रहा। आपका ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, पूरा पेपर मैंने करा दिया। अब बताइए इसमें किसको अगर कोई जिसको भी दिक्कत हो अगर होगा व्यक्तिगत, तो वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, ठीक है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि कल से नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। कल से आप 8 बजे लाइव रहिएगा, पूरा अंशाल्प में करवाऊँगा। जनसाल में जितना भी महत्वपूर्ण पोर्शन है मैं कल से पूरा करवाऊँगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल आपका नंबर मैं कटने नहीं दूंगा। ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आपका 100 में कम से कम 90-95 नंबर मैं दिलाऊं, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और मैं ज़रूर कराऊंगा जो है। बस आप मेरा साथ दीजिए। कल से 8 बजे
हम लोग फिर लाइव आते हैं, और थोड़ा सा मैं और अपडेट करूंगा कल। थोड़ा सा आज मैं समझ नहीं पाया, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत हुई। हाँ बिल्कुल, 100 में 100 मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा 100 में 100। बस ये यही हौसला होना चाहिए। हौसला टूटा तो परीक्षा में नंबर कम हुआ। आप हौसला बनाए रखिए जो है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। हम्म। ठीक है, फिर अब आज की क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास था। तो मैं चाहूँगा कि अपने जो आपके हित मित्र हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, जो जुड़े हुए हैं, 1 घंटे का तो क्लास है। 1 घंटा कोई वीडियो तो देखेगा नहीं, देखो सच्चाई मैं बताता हूँ, 1 घंटा कोई वीडियो तो देखेगा नहीं, लेकिन जो ये वीडियो देखेगा ना, वो सिर्फ जो मैंने पाठ पढ़ाया है, बताया, सिर्फ वही पढ़ेगा। तो आप सर व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दीजिए। आप लोग कॉलेज वाले व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़े हुए हैं, तो मैं टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे धीरू ऑनलाइन क्लासेस करके, आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा धीरू ऑनलाइन क्लास करके, आपको वहां से मिल जाएगा। मैं इसका लिंक जो है विवरण बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा विवरण बॉक्स में, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़ लीजिएगा, आपको सारा अपडेट वहां से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा वीडियो आप शेयर करिएगा, और थोड़ा सा लाइक और रहे तो अच्छा रहेगा। बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, चलेगा। ठीक है, बस आपका नंबर अच्छा आना चाहिए। इंग्लिश का भी बनवा दीजिए सर। ठीक है, मैं सर से बात करूंगा, डीके सर से या नितेश सर से मैं कोशिश करूंगा कि मैं करा दूं। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, थैंक यू।